मॉर्निंग, जागो लाहौर जनाब। एक नए दिन, एक नई सुबह और एक नए सफर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं जनाब। कल के बाद आज आपके सामने हाजिर हूं। कल एक हम लोग एनिवर्सरी मना रहे थे अपने जागो लाहौर की, लाहौर न्यूज की, और कल का शो तो बड़ा अच्छा था और उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है जनाब। जिंदगी बहुत ही मुख्तसर है, उसे हंसी खुशी गुजारिए। परेशानियां हमारे जिंदगी में आती रहती हैं, गम भी आते रहते हैं। परेशानियां, गम और दुख तो ना जिंदगी का एक पैकेज है, वो नहीं होंगे तो जिंदगी मजे की नहीं लगेगी। लेकिन इन चीजों को आपने जिंदगी का हिस्सा बनाना है, जिंदगी नहीं बनाना। और जब अल्लाह ने हमसे वादा कर लिया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो मायूसी छोड़िए जनाब। जिंदगी के रोशन पहलुओं को देखा करें, क्योंकि मायूस होने का मतलब है कि अल्लाह की रहमत से हम मायूस होना शुरू हो जाते हैं। अब देखें ना कि कोरोना के मुश्किल और तारीख तरीन दौर से बाहर निकलने का रास्ता भी हम निकाल लिया है हम लोगों ने। वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच चुकी है और अब इंशाल्लाह वो लगना भी शुरू हो जाएगी। तो गुज़श्ता रोज सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया कि कल से ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, मतलब बुध से। और इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद हयात है, मेंबर कोरोना एडवाइजरी ग्रुप है। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? सर, हम जिसका इंतजार कर रहे थे, वैक्सीन अभी पहुंच नहीं रही और एटलीस्ट आखिरकार पहुंच गई है वो पाकिस्तान में। कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? ज़ाहिर है इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और वैक्सीन एक काफ़ी हद तक ये मीडिया में ये बात चल रही थी कि पूरी हर तरफ वैक्सीन लगाई जा रही है और पाकिस्तान में नहीं आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये पहुंच चुकी है और इसके एक बाकायदा प्लानिंग भी बन चुकी है जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तो पहुंच गई है। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर कब तक आ जाएगी? फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी का उनका प्रोग्राम था, तो इंशाल्लाह अभी पहुंची है 24 घंटे पहले। तो इंशाल्लाह कोई प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इससे पहले एक एक्सरसाइज एक तरह से की जा चुकी है, बताया जा चुका है कि इनको हेल्थ केयर वर्कर्स को जो उनके हॉस्पिटल्स हैं, जो मेन टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उनके प्रोग्राम वो बना लें, उनके लिए तैयार हैं, तो उनको पहुंचा दी जाएगी। तो वहाँ ये सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके अलावा पब्लिक का भी आपने देखा है कुछ दिनों से बड़ा क्लियरली बताया जा रहा था कि इस नंबर पे आप फ़ोन करें, अपने आप को रजिस्टर करें, फिर आपको SMS आएगा, नादरा की वो वेरिफिकेशन होगी तो आपको सेंटर बता दिया जाएगा जहां आपके ये वैक्सीन लगाया जा सके। आई थिंक ये बड़ा अच्छा, एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव और बड़ा डिटेल प्रोग्राम है जो जब भी ये शुरू किया जाएगा तो इंशाल्लाह चल पड़ेगा। सर, अभी तो वैक्सीन तो पाकिस्तान पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। वैक्सीन आ गई है लेकिन एहतियात तो नहीं हम छोड़ सकते। देखिए एक चीज़ बहुत वाज़ेह होनी चाहिए, ये वैक्सीन आपको सीवियर डिजीज से बचाती है। इससे ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज दूसरों को फिर भी हो सकती है। ठीक है, आपको भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो वो एहतियात तो बिल्कुल, जैसे आपने कहा, वो छोड़ ही नहीं सकते। वो जो 1 साल से जिसके मतलब बार बार कहा जा रहा है कि आप वो एहतियात बरतें, अपने मास्क पहने, अपना समाजी फासला रखें, अपने हाथ धोएं, उससे तो कोई वैक्सीन उसकी रिप्लेसमेंट कतई तौर पर नहीं है। ये आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन देगी सीवियर डिजीज से। लेकिन सर, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच चुकी है और अब लगना भी शुरू हो जाएगी कल से, तो क्या हम लोग कोरोना पर काबू पाने के एक कदम पर पहुंच चुके हैं कि नहीं अभी तक? डेफिनेटली ये एक कदम है। मगर जैसे अभी आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि बहुत से मुल्कों में जहां वैक्सीन लगाई जा चुकी है, एक हाइप क्रिएट हुआ जी। जैसे यूके में पहली डोज उन्होंने लगा दी, अब सेकंड डोज के लिए फिर उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। सेकंड डोज आपको 3 हफ्ते के बाद लगती है। तो वो कोई प्रोग्राम भी कामयाब नहीं हो सकता जहाँ पे सेकंड डोज का इंतजाम ना हो। ठीक है, पहली डोज तो आपको इतनी प्रोटेक्शन नहीं देगी, 50% के करीब इनकी रिस्पांस आएगी। तो सेकंड डोज के बाद रिस्पांस बढ़ेगी। अगर सेकंड डोज आपके पास नहीं है तो कोई फायदा नहीं पहली डोज लगाने। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए इसके लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है बड़े सोच समझ के बनाई कि उतने ही लोगों को लगाया जाए जिनके लिए सेकंड डोज भी मौजूद है। और सर, क्या आपको लगता है हमारे यहाँ पे 5 लाख डोजेज आई हैं वैक्सीन की, और वो क्या सबके लिए पूरी होंगी? क्योंकि 22 करोड़ आवाम सबके लिए दुनिया भर में कहीं भी नहीं। कि उसके लिए कैटेगरीज बनाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन है, सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे कौन काम कर रहे हैं,
तो उसी तरह से कैटेगरीज बनाई गई जो हेल्थ केयर वर्कर, जो फ्रंट लाइन दूसरे वर्कर्स हैं उनके लिए पहले ये दी जाएगी, उसके बाद दूसरे हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनको दी जाएगी, फिर जो एल्डरली हैं जो लोग हैं उनको दिए जाएगी। तो इस फेज वाइज तो बाय द टाइम जनरल पॉपुलेशन की बारी आएगी तो समर का वक्त होगा। एग्जैक्टली और सर इनका प्रोसीजर क्या होगा? क्या हेल्थ लाइन वर्कर्स को भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी या सिर्फ ये सिर्फ अवाम के लिए है, आम अवाम के लिए कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? लेकिन जो हेल्थ केयर वर्कर्स जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उनके इंस्टीट्यूशंस की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ये वैक्सीन उनको लगवाएं। और उसके अलावा भी बाकी जो हैं उनके भी एक बाकायदा एक प्रोग्राम बनाया गया है वो कैसे ये हासिल करेंगे, तो उनकी इंफॉर्मेशन सब तक पहुँच चुकी है। और जनरल पब्लिक के लिए वो जो नंबर है 1166 जी जी उसी नंबर पे जाके वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है। और उनको क्या चाहिए होगा? कोई आईडी कार्ड चाहिए होगा? आईडी कार्ड उनको क्या अपना प्रोसीजर क्या होगा? वो किस तरह करा सकते हैं? जब वो रजिस्टर वो उसमें अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे और उस पर फॉर्म को फिल करते जाएंगे, फिर उनको एक कोड आएगा, ठीक है, नादरा की तरफ वो कोड, और सेंटर का भी आएगा किस सेंटर में जाके कब उन्होंने ये वैक्सीनेशन लगवानी। ये सेंटर्स बने हैं वैक्सीन के सेंटर्स बनाए जाएंगे, वो डिफाइन किए जाएंगे। अभी बने नहीं है, बनाए जाएंगे? नहीं, बनाए जा चुके हैं, आई मीन पॉलिसी में मौजूद हैं सेंटर्स। और सर लोगों का रवैया कैसा? पहले तो वो कोरोना को मान ही नहीं रहे थे, पहले एहतियात नहीं कर रहे थे, अब जब वैक्सीन पहुंच चुकी है तो कैसा आप देख रहे हैं लोगों का रवैया? हमारे यहाँ एक जो ट्रेडिशनली एक माइंड सेट है जो किसी भी वैक्सीन के खिलाफ, एक माइंड सेट है जो अभी भी वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करता है। बिल्कुल ऐसे अभी भी लोग ये समझते हैं शायद इसके अंदर आपके जिस्म में क्या दाखिल कर दिया जाएगा जिससे आपका कंट्रोल होगा, वो एक माइंड सेट रहेगा, उसको बड़ा मुश्किल है उसको तब्दील करना। मगर जहाँ तक कोरोना वायरस का तल्लुक है, वैक्सीन का तल्लुक है, दूसरे वैक्सीन का तल्लुक है जिसमें पोलियो वैक्सीन का सबसे बड़ा मसला जो हमारे यहाँ चल रहा है, जानते बूझते कि पोलियो से आपकी निजात हो सकती है अगर वो वैक्सीनेशन लें, लेकिन हमारे यहाँ एक वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट उसके खिलाफ है। तो वो तो रवैया तो वही रहेगा, वो बातें वही चलेंगी जिसका कुछ फ़ायदा है अभी कि नहीं। कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती, ये वैक्सीन भी 100% इफेक्टिव नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर आपको ये सीवियर डिजीज से बचाएगी, आपको जो खतरनाक ये वही वैक्सीन है जिसके ट्रायल हुए थे अभी लाहौर में? ये साइनोफार्म वैक्सीन है जी। दो ट्रायल्स हो रहे थे लाहौर में, दो किस्म चाइनीज की 3-4 वैक्सीन हैं, ठीक है। ये साइनोफार्म का मैं आई एम नॉट श्योर कि इसी का ट्रायल हुआ था। अच्छा, और अगर इसका ट्रायल ना हुआ हो और ये वैक्सीन आ जाए और जिसका ट्रायल हुआ है उसके नतीजे क्या सामने आ गए? नहीं, साइनोफार्म तो काफी कंट्रीज में ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, ऑलरेडी पहुंच चुकी है पाकिस्तान आने से पहले, तो इसलिए इसमें तो ऐसी इसकी एफिकेसी के बारे में तो कोई शक नहीं है कि वो डाटा अभी तक फाइजर का डाटा या मॉडर्ना का डाटा, किसी का भी जो फेज 3 ट्रायल का डाटा है वो अभी तक रिव्यू नहीं किया गया पूरी दुनिया में। क्योंकि पूरी दुनिया में इसलिए कि ये बड़ी एक इमरजेंसी पैंडेमिक, नॉर्मली तो साल लगते हैं वैक्सीन के बनाने में और पब्लिक के आने तक, तो इसको शॉर्टन किया था पीरियड, उसको तेजी के साथ उन्हें बनाया गया, उन्होंने डाटा दे दिया, मगर होता क्या वो डाटा रिव्यू किया जाता भाई फिर रिव्यू दूसरों से, कंपनीज ने अपना डाटा दे दिया ये हमारा डाटा, ठीक है, मगर उसके लिए जो रिव्यू किया जाता वो नहीं हुआ। मतलब अभी जो ट्रायल हुए उनका रिव्यू नहीं हुआ, उनके रिजल्ट्स अभी नहीं आए और हमें नहीं पता। उन्होंने जिन्होंने स्टडीज की हैं उन्होंने रिजल्ट्स बता दी ये हमारा रिजल्ट्स है। अच्छा, मगर एक इंडिपेंडेंट होते हैं लोग, उनको रिजल्ट्स को वो देखते हैं, ठीक है, कि क्या ये रिजल्ट्स जो बताए जा रहे हैं ये हकीकत में यही है, और उसका एक एनालिसिस होता है, उसके बाद एक ओपिनियन बनती है। वो अभी तक नहीं किया गया क्योंकि इमरजेंसी थी, उसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया वो है इमरजेंसी ऑथराइजेशन। ओके, ठीक है। तो एक एक्सेप्शंस होती है जब अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं उनमें ये चीज़ की जाती है। और सर ये जो ट्रायल हुए हैं इनमें किन किन को ये लगाई गई थी वैक्सीन? ट्रायल के अंदर कौन थे लोग और उनका डाटा किस तरह इकट्ठा किया गया था? 18 years एंड अबव, पहले उन्होंने 18 to 65 रखा था, ठीक है। फिर ट्रायल्स में बहुत से ट्रायल्स में एटलीस्ट 20% आपकी पॉपुलेशन वो होनी चाहिए जो कि 65 से ज़्यादा होती है। बहुत से जो डिफरेंट जो ट्रायल्स आ रहे हैं
फाइजर ने फॉर एग्जांपल उन्होंने 85 तक जो एज के लोग थे उनको वैक्सीनेशन दी है। ठीक है। और चाइनीज़ की वो 65 तक है जिन्होंने वैक्सीन दी है। तो उसके बाद जो एफिकेसी है कुछ इंजेक्शन वैक्सीन के बारे में, जैसे जर्मनी सिर्फ उन लोगों को दे रहा है जो 65 एंड बिलो है। ओके। तो इसलिए कि उनके पास डाटा इतना रोबस्ट नहीं है कि 65 के बाद जिन लोगों को वैक्सीन लगेगा कि उनकी रिस्पांस कितनी अच्छी होगी। तो ये चीज़ अभी है इतनी क्लियर नहीं। और सर यहाँ पे एक ये भी इम्प्रेशन है कि पाकिस्तान में हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है और जी 80% जो आबादी है उनको कोरोना होके ख़त्म हो चुका है। क्या आप इत्तेफाक करते हैं इससे? हमारे पास तो कोई ऐसा डाटा नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि 80% लोग, लेकिन 80% बहुत लंबी एक परसेंटेज बताई। बिल्कुल ऐसे ही है। एक वक्त में था कि कुछ प्राइवेट लैब से जो डाटा इकट्ठा हुआ था कि 20% के करीब लोग थे जिन शायद उन्हें कोरोना हो चुका था। वो दो स्पेसिफिक लैब्स थी। दो स्पेसिफिक लैब का डाटा पूरे कंट्री पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि वो बड़ी लिमिटेड डाटा है। वो इससे बड़ा मुश्किल है उसके बारे में काम करना। अगर आप जो पॉजिटिव रेट जा रहा है, जो PCR टेस्टिंग करते हैं, जो लोगों में टेस्ट हैं, वो वही है 4-5% के करीब आ रहा है। इसको आप डबल कर लें, इसको 3 गुना कर लें, लेकिन इसको 12 गुना तो नहीं बढ़ा सकते। ये 60% या 80% होगा, वो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। सर हमें हॉस्पिटल्स के हवाले से कुछ बताइए, PKLI के हवाले से बताइए, वहाँ पर कोरोना के क्या इंतजामात हैं और किस तरह चल रही है? देखिए, आप जो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पूरे सूबों में, पूरे शहरों में पिछले 1 साल से इतने अच्छे सभी में इंतजाम है। किसी शख्स को भी इस वजह से तकलीफ नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटल बेड नहीं मिला या उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिला। तो अब तो बहुत से खाली पड़े हुए हैं। अच्छा। हमारे जो वेंटिलेशन कैपेसिटी है शायद 20% के करीब सर वेंटिलेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, 80% खाली पड़े हैं। ठीक है। और सर कह रहे हैं कि वैक्सीन करवाने के बाद हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और ये बताइए कि ये कितने अरसे तक बनी रहती हैं और काम करती हैं एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज उसी तरह बनती हैं जैसे किसी को कोरोना इन्फेक्शन हुई है। ठीक है। तो उसकी कितनी देर तक रहती है? अभी तक जो स्टडीज जो वैक्सीन की हुई वो चंद महीने तक की हैं कि पूरा साल रहेगी, इसके मतलब अभी कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा। और सर क्या जिनको कोरोना हो गया है वो भी वैक्सीन करवा सकते हैं? वो भी करवा सकते हैं। वो भी करवा सकते हैं। वो भी, उससे क्या होगा कि जो उनकी इम्यून रिस्पांस थी, जो एंटीबॉडी रिस्पांस थी, और बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। और सर ये लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइए कि हम सब कंफ्यूज हैं और बहुत से तिब्बी माहिरीन भी ये कहते हैं कि अब हमें कोरोना के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। क्या ऐसा है? आप इत्तेफाक करते हैं? आपने कभी बर्ड फ्लू का नाम सुना था? जी। आप सुन रहे हैं? खत्म हो गया है, लेकिन कहते हैं कि ये फ्लू, जिस तरह फ्लू हमारी जिंदगी के साथ चल रहा है वैसे ये भी चलेगा। आप समझते हैं खत्म हो गया? अभी भी आप चेक करेंगे जिनको फ्लू हुआ हुआ, हाँ। आपको केसेस मिल जाएंगे H1N1 के। ठीक है। आप टेस्ट ही नहीं कर रहे। मतलब ये भी चलेगा साथ? ये भी इसी तरह होगा। आप टेस्ट, हाँ, वाइल्डर फॉर्म में हो जाएगा, आपको सीवियर डिजीज नहीं होगी, मगर चलेगा। मतलब हम इसके साथ ही जिंदगी गुजारने वाले। हमारे साथ डॉक्टर जावेद हयात मौजूद थे, मेंबर कोरोना एडवाइजरी ग्रुप थे। सर आपको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आप यहाँ पर आए और हमें अपडेट किया है। जनाब, कोरोना वायरस की सिर्फ एक ही इलाज है उसका कि आपने सिर्फ एहतियात करनी है। बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स है हमारे पास आपके लिए, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब और खुश आमदीद टू जागो लाहौर। जनाब हमने आगे बढ़ना है और कुछ बात करनी है कि जहनी सुकून और खुशी किसको अजीज नहीं होती। हर कोई चाहता है कि वो जहनी खुश रहे और वो सुकून में रहे। और इसी हवाले से एक रिसर्च सामने आई है जिसमें बताया गया है कि दूसरों को माफ कर देने से जिस्मानी और जहनी सेहत पर मुस्बत असरात पड़ते हैं। लेकिन एक हम है कि अपनी अना के घोड़े पर सवार होकर किसी को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं होते। लेकिन ये रिसर्च हमें बताती है कि दूसरों को माफ ना करने से हम खुद कुड़ते रहते हैं और दूसरों की गलती की सजा खुद भी अपने आप को देते रहते हैं। इंतकाम लेने का जज्बा हमें भी खुश नहीं रहने देता।
इसीलिए दिल बड़ा करें, दूसरों की गलतियां माफ करना सीखें, क्योंकि इस तरह आप खुद भी ज़हनी और जिस्मानी सुकून पाएंगे। तो ऐसा करना कैसे मुमकिन है और कैसे अपनी सोच तब्दील कर सकते हैं, इस हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर अब्बास हैं, जो एक लाइफ कोच हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर, आज हमने बात करनी है कि दूसरों को माफ़ करना सीखें। बड़ा एक ये इंटेंस टॉपिक है जिस पर बात करनी है, और हमारे रवैये बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं इस हवाले से कि हम अगर खुद गलती करते हैं तो हम उसको एक तो मानते नहीं है, अगर कोई और गलती कर देता है तो हम उसको माफ़ ही नहीं करते। हमें सिखाया नहीं है माफ़ करना, या हमारे रवैये टाइम के साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हुए हैं। इनफैक्ट हम अपने स्टैंडर्ड को वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, और जब सिर्फ अपने आप को स्टैंडर्ड मानते हैं तो खुद तो हमें माफ़ी चाहिए होती है। हम गलतियां चुके बहुत सीरीज में करते हैं, मुसलसल करते हैं। हम सोचते हैं हमें तो हर कोई माफ़ कर दे। जब कोई हमारा प्यारा या हमारा अजीज जो हमसे वाबस्ता जब वो गलती करता है तो फिर हम कहते हैं मैं तो तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। ऐसे ही है। अच्छा, ये तो इतना बड़ा बोल है कि अल्लाह माफ़ करे, ये तो जुमला खुदा भी नहीं कहता। रब भी हर चीज़ को माफ़ करने, उसकी बड़ी खूबियाँ हैं, पर ये उसकी एक बड़ी प्यारी खूबी है कि वो इंसानों को सारी उम्र की गलतियां भी माफ़ कर देता है। अच्छा, आपने बचपन में देखा होगा कि हम सब जब बचपन में देखा कि बच्चे पैदा होते तो उनको गुड़ती दी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। किसकी दी जाती है? जो सबसे हम्बल औरत होती थी। Exactly. जो सबसे मोहब्बत करने वाली रूह हो, माफ़ करने वाली हो। और चूंकि बिलीव ये होता था कि वो गुड़ दे या वो दे खजूर या शहद, उसका असर होता था। तो हमें तो अल्लाह कहता कि मैंने अपनी गुड़ती दी है, यानी हमें रूह अल्लाह की है, तो असूलन तो हमें माफ़ करना चाहिए। जिसको भी माफ़ी चाहिए वो माफ़ अगर करेगा तो फ़ायदा में रहेगा, वरना मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि 4-5 तरह के बहुत शदीद सीवियर नुकसान होते हैं आपको, जो आप अपनी ज़ात पे लेते हैं। लाइक आप माफ़ नहीं करोगे तो स्ट्रेस में चले जाओगे। Exactly. आपको बीपी भी बढ़ेगा, इवन हार्ट अटैक होगा। इवन जो अपने साथ आप फिर वो जुल्म करते हैं कि मैंने तो लोगों को खुदकुशी करते भी। अच्छा। यानी ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता। दूसरा, जब आप माफ नहीं, वो सारी चीजें आपके अंदर ही चलती रहती हैं, आप बोलोगे नहीं, आप माफ नहीं करोगे तो वो फिर आपको ही खाती जाएंगी। एग्जैक्टली। दूसरा, जब आप माफ नहीं करते तो आपका चेहरा, आपका रवैया सब सख्त हो जाता है। ठीक है। और सोशली आप लोगों से कटने लगते हो। ठीक है। और लोग आपको पसंद नहीं करते। लोग हमेशा हम्बल लोगों को पसंद करते हैं, माफ करने वालों को। अच्छा, ये माँ हो, बाप हो, बहन भाई हो, इवन कुलीग हो, जो जल्दी माफ करता है वो हमारे दिल में जगह पाता है। और जो माफी में देर करता है या जिताता रहता है और टॉन्ट करता रहता है, ये किया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हारी गलती ये थी, तो लोग दूर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं किया जाता। ठीक है। और जो चौथा सबसे बड़ा है कि आप स्पिरिचुअली खाली हो जाते हैं। जब आप माफी नहीं देते तो जो स्पिरिचुअली आपका ताल्लुक है खत्म हो जाता है, क्योंकि आप नाफरमानी करने पे आमादा होते हैं। रब तो अल्लाह माफ करे 100 कत्ल भी माफ कर देता है, सारी उम्र के गुनाहों के बाद। कहता आओ तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, बल्कि तुम्हारी बदियों को भी नेकियों में कन्वर्ट कर देता हूँ, बदल देता हूँ। तो सर, लोग कहते हैं कि हमने बड़ा मतलब लोगों को सुना है कि जी हम बहुत ज्यादा अनापरस्त हैं। ये अनापरस्त होना अच्छी चीज है, बुरी चीज है? वैसे तो अनाक छोटा सा लफ्ज है, 3 ही उसके हिज्जे हैं ना, लेकिन अल्लाह माफ करे, इट्स ए लाइफस्टाइल। जब आप अना में होते हैं तो आप एक खुदगर्जी की इंतहा पे चले जाते हैं, और लोग कहते हैं इगोइस्टिक हो गया। अच्छा, इगोइस्टिक व्हाट? आप अपने आप को स्टैंडर्ड मानते हो, दूसरों से बेहतर अपने आप को मानते हो, और सोचते हो कि दूसरे आपको प्रोटोकॉल दें, दूसरे आपको रिस्पेक्ट दें, रिगार्ड दें, पर आपको किसी को ना देना पड़े। ये अगर टूल हो ना, यानी इसे पैमाना कहते हैं। तो मैंने देखा है कि जो अगर आपने जानना हो कि इसमें ईगो है कि नहीं है या ज्यादा है, तो जो अपने से कमतर लोगों से बात ना करना चाहे उनसे डिस्टेंस करे, और अपने से बरतर और बेहतर लोगों की इज्जत ना करना चाहे। तो क्या ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? ऑफ कोर्स नहीं, इसे कॉम्प्लेक्स से ज्यादा ये कि मुझे तो एक कमजोरी लगती है, इससे बीमारी है। जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होते तो आप अपने गिर्द एक हिसार कायम करते हैं। एक होता है सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, और उसमें खुदगर्जी फिर आ जाती है। आप उसी जगह पे विंडो ओपन करते हो कि जहां से आपको फायदा होता है। दूसरों के लिए ज़ाहिर आप बिल्कुल मुंह पक्का सा बना लेते हैं, और उनके लिए आप सॉफ्ट नहीं रहते, उनके लिए आप हम्बल नहीं रहते, उनके लिए अकोमोडेटिव भी नहीं रहते। अपनी फैमिली के लिए भी इस तरह के हो जाते हैं। बाहर तो होते ही होते हैं, हमारी फैमिली के लिए भी हम अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, हम अनापरस्त हो जाते हैं। हद से ज्यादा अनापरस्ती भी खतरनाक है। अच्छा, मैंने एक अजीब सी चीज देखी है कि जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में बहुत पावर और पोजीशन पे होते हैं, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते।
अच्छा। लेकिन बाहर तो लोग आपको ओबे कर रहे हैं, आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं या आप उस पोजीशन पे हैं, तो पीपल आर बीइंग कंपेल्ड कि आपको फॉलो करें। उनकी मजबूरी बन जाती है कि आपकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको सलाम देना है। एग्जैक्टली। आप बेशक उनके साथ जिस तरह का मर्जी दिल में उनके जो मर्जी हो। ऐसे ही है। अच्छा, जब आप वहां से रिटायर होते हैं तो मैंने ऐसे लोगों को दिनों में बुढ़े होते देखा, उनके चेहरे ढलकते देखा, अकेले, लोनलीनेस। अच्छा, अब उनमें से कोई बंदा, मैंने एक ऐसी कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर के पास गया कि जिसके घर में बड़ी रौनक होती थी, और वो उसने रोया। उसने कहा कि अब तो लोग मेरे पास मिलने भी नहीं आता। इस ड्राइंग रूम में केकों के ढेर होते थे, बड़ी ईद पे बड़े बड़े तोहफे आते थे गोश्त के, अब तो मुझे कोई मिलने भी नहीं आता। अच्छा, देन ही रियलाइज्ड कि मैं लोगों से सलूक अच्छा नहीं करता था। बिल्कुल ऐसे। मतलब अपनी टर्म्स पे, किसी सॉफ्ट हो गया, किसी को बिल्कुल डिस्टेंस पे कर दिया। ये लोग अपने घरों में अपने बच्चों के साथ भी यही करते हैं। एग्जैक्टली। यानी जैसे आप फ्रेंडशिप होनी चाहिए, जैसे आप उनके साथ एक रिलेट करते हैं मोहब्बत के साथ, तो आपके मन में जो भी है वो आपके रिश्ते भी कबूल नहीं करते। बीवी वो बेचारी मतहत है एक लिहाज से, लेकिन आप अगर उसके साथ बाइंडिंग आपकी नहीं है, लव और केयर का रिलेशन नहीं है, तो जब आप बाहर से आते हो इख्तियार और इख्तदार के नशे में, तो उनसे वो तोको क्यों करते हो? अच्छा, वहां आप मुंह पे बना लेते हो, एक डिस्टेंस रख लेते हो। अब आप अकेले बैठे हो, टीवी देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो, और उनकी जिंदगी से कटे हुए हो, कोई मरे कोई जिए कुछ भी हो। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इनके बेटे तबाह हो जाते हैं। उनको जिसने प्रोटेक्शन देनी होती है या जिसने रहनुमाई देनी होती है, वो उनका रोल मॉडल नहीं रहते। बदतमीज आदमी को कौन रोल मॉडल बनाएगा? या अपनी जात से खुद मोहब्बत करने वाले कोई भी नहीं बनाएगा। उर्दू में हम एक बड़ा मजे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नरगिसियत। अच्छा, ये बेसिकली नरगिसी कोफ्ते बन जाते हैं। अच्छा। इन्हें सिर्फ अपना अच्छा लगता है, अपने कपड़े, अपना बोलना, अपना उठना बैठना, खाना, अपना मैनरिज्म। अब उसी सर्कल में वो रहना चाह रहे होते हैं, उससे निकलते नहीं है। तो बाकी लोग तो जाहिर है दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देम। सर, हमने तो ऐसे भी अपने इर्द गिर्द लोग देखे हैं जो अपनी अना के चलते हुए अपनी इतना उसको तारी कर लेते हैं कि वो उनको पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी करते जाते हैं। अच्छा, इसका ताल्लुक आपका खुद को ही ज्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल होता है। उन्हें कोई बताने वाला हो भी तो नहीं मानेंगे। अच्छा, ये जब बच्चे बड़े हो रहे होते, इनफैक्ट ये वहां से स्टार्ट होती है, जब माँ बाप ये कहते हैं ना कि तुम सब कुछ कर सकते हो। नहीं कर सकता। अच्छा, वो अपना स्टैंडर्ड बना देता कि मुझे 99% नंबर मिलेंगे। जब नहीं मिलते तो उसकी ईगो हर्ट होती है कि मुझे नंबर टीचर ने सही नहीं दिए, मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं किया। आप सोचिए कि 9वीं जमात का बच्चा अगर खुदकुशी करता है तो क्या वजह है? बिल्कुल ऐसे ही। उसने अपना जो स्टैंडर्ड बनाया होता है, अच्छा फलां ने मुझे हर्ट कर दिया, फलां ने मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, फलां ने मुझे डांट दिया, तो घर आप जिस बात पे रो रहे होते, ये रोना सारी उम्र चलता रहता है। बड़े होते हो तो आपसे अपनी मंगेतर से आपको ये प्रोटोकॉल चाहिए, हर लम्हे यू आर बीइंग पैम्पर्ड कि आपको पैम्पर करे, आपकी तारीफें करे। जरा आपने तारीफ नहीं सुनी तो आपकी लड़ाई होगी, आपके माथे पे शिकने आ जाती हैं कि इसने मुझे, मैं इतनी तैयार होके गई या गया, लेकिन गई ज्यादा होती है। अच्छा, औरतों में ज्यादा होता है। औरतों में ज्यादा होता है। अच्छा, जो औरतों का है उसका उतना नुकसान नहीं होता, ठीक है। मर्दों की ईगो का नुकसान ज्यादा होता है। उनको भी, क्या वो बोल नहीं पाते, उनको भी, मर्द आमतौर पे लर्निंग में थोड़ा लेट हो जाता है। पर्सनलाइज जो हमारी पर्सनल जाती जितनी लर्निंग है, वैसे मर्द लर्निंग में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हम लर्न करते हैं, डेवलप करते हैं, ये एक मुश्किल प्रोसेस होता है। लेकिन ईगो के मामले में, सेल्फ ग्रूमिंग के मामले में हमारे अदारे भी बहुत केयर नहीं करते, और जो हमारे आसपास के दोस्त होते हैं वो भी खामोश रहते हैं। जब हम उनसे रूठ जाते हैं, दूर होते हैं, तो लोग हमारे बारे में बात करते हैं, सामने बात करने की नहीं करते। उन्हें होता है कि रूठ जाएगा, नुकसान पहुंचा देगा, हर्ट हो जाएगा, उसके नतीजे में आप बरसों नुकसान उठाते हैं। बरसों आपकी पर्सनालिटी में वो जो गैप है कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, रिश्ते आपके टूट जाते हैं कि आप उनको बता नहीं पाते, आप अपनी अना में रहते हैं, वो लोग अपनी अना में रहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन गैप भी कह सकते हैं। ऑफ कोर्स होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ऐसे पेशेंट को, मुझे लगता है जिसको ईगो का प्रॉब्लम हो, हाँ, और इसको आपने रिकॉग्नाइज कर लिया हो, हाँ, तो अगला बंदा एडमिट नहीं करेगा। पर जैसे हम नशे वाले के साथ और सलूक करते हैं, अगर हम उसके साथ मुकाबले पे आ जाएंगे तो, या उसको टॉन्ट करेंगे, तो वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। इसको बहुत धीरे धीरे से, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अगले की सोच को मुतासर करते हो, उसे अपने साथ अलाइन करते हो, उसकी कंपनी बेहतर करते हो, कहीं कहीं थोड़ा पैम्पर कर देते हैं, पर कहीं कहीं हल्का सा जैसे
वो पतंग को खींचते हैं ना, हाँ जी, वहाँ खींचना भी चाहिए, वहाँ उसको कहना चाहिए, अपने बेटों को भी, अपनी बेटियों को भी, इसलिए कि दोनों फिर जाकर बहुत नुकसान उठाते हैं। हमारे आजकल सर छोटी छोटी बातों पे हमारी इज्जत नफ्स जो है ना वो मजरू हो जाती है, क्या इसका भी ताल्लुक अना से है? अच्छा, इज्जत नफ्स थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज है। हाँ। वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तो हमारी जिंदगी का हुस्न है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट आपको लोगों की नजरों में गिरने नहीं देती। लाइक हम दफ्तर से लेट नहीं होंगे क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते, तुम लेट क्यों आई, हम ये उंगली नहीं चाह रहे होते। हम रिश्ते में बेवफा नहीं होना चाहते क्योंकि हम ये ताना नहीं सुनना चाहते कि तुम बेवफा हो। जिंदगी में जहां जहां भी जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी है वो ग्रो ज्यादा करता है, वो ट्रस्टवर्दी ज्यादा होता है, तो इट्स वेरी पॉजिटिव। वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता ना, क्योंकि वो अपनी इज्जत ज्यादा करता है। जो ईगो है ये खुदगर्जी है, ईगो सेल्फ सेंटर्ड होना है, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। इससे आप दूसरा हर्ट होता है, होता रहे, दूसरा कंफर्टेबल नहीं है, होता रहे, तो इसमें दोनों में बहुत फर्क है। तो फिर ऐसे लोग तो अकेले रह जाते हैं जिंदगी में? ऑफ कोर्स रहते हैं। मुझे याद है मेरे पास एक पेशेंट आया, इंडस्ट्रियलिस्ट था। अच्छा। उसने कोई इसको इश्यूज थे, तो मैंने उसको कहा घर में तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? उनको मेरी बड़ी इज्जत की जाती है। मैंने कहा वो कैसे? उनका जब मैं जाता हूँ तो मेरी बीवी बच्चे खाना खा रहे होते हैं, वो छोड़ के अपने कमरों में चले जाते हैं बिकॉज दे रिस्पेक्ट मी। और फिर मैं अकेला बैठता हूँ, मेरी बीवी सर्व करके वो भी कमरे में चली जाती है। मेरी इतनी इज्जत है कि कोई मेरे साथ नहीं बैठता। तो मैंने हंसते हुए कहा तुम्हारी ये इज्जत नहीं है, इनफैक्ट दे हेट यू। वो तुम्हारे साथ रिलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम अपनी ईगो में रहते हो। तुम साथ बैठे हो तब उनको बेटा नहीं समझ रहे, दे आर नॉट स्लेव्स। वो तुम्हारे मातहत नहीं है, तुमको आंसरेबल नहीं है, वो तुमसे मोहब्बत की डोरी में बन सकते हैं ना। रब ने उनको तुम्हारे साथ ताल्लुक में दिया है, तो उनके दिल जीतो। और सबसे अच्छा ये हो कि तुम उनके रोल मॉडल बनो। लेकिन रोल मॉडल वो बनता है जो मेरी आंखों से अंदर जाएगा और दिल में उतर जाएगा, सीढ़ियों के बिना उतरेगा। इनफैक्ट हम रोल मॉडल अगर बनने में थोड़ा इंटरेस्टेड हों तो खातून के हाथ में वो जायका कहाँ से आता है जब वो सोचती है कि जो मैं खाना बनाऊं खाने वाली उंगलियां चाटते रह जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको खाना पकाना नहीं आता होता, पर सीखती है ना जी। नानी से पूछेगी, दादी से पूछेगी, माँ से पूछेगी, यूट्यूब से पूछेगी, वो गूगल से पूछेगी कि माँ बाप बताओ कैसे मैं पकाऊं, तो सीख लेगी। इसी तौर पे जब हमें अंदाजा हो कि हम आइसोलेट हो रहे हैं दुनिया में, हम उनकी गुड बुक्स में नहीं है, उनकी आंखों में नहीं है। देखिए जब किसी जगह जाते हैं तो लम्हा लगता है लोगों को देखने में कि हमको देख के कितने पहचानते हैं, कितने मुस्कुराते हैं और कितने हमारे लिए खड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर लोग हमको अवॉइड करें, निगाह फेर लें, इवन साथ बिठाने की दावत ना दें और आपके साथ वो आके मिलना पसंद ना करें, तो इसका मतलब है दे आर नॉट कंफर्टेबल विद यू। आप उनकी गुड बुक्स में नहीं है। ठीक है। कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता अगर लोग उसको बड़ा नहीं मानते। यानी मैं अच्छा तब हूँगा मैं अपना बैनर लगा दूं, पोस्टर लगा दूं, आई एम नॉट गुड। If the people are in love with me, they are praising, they are respecting, they are admiring. Exactly. जब तक आप दिल से आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, दिल से प्यार नहीं कर रहे, तो पैसे से तो हर चीज खरीदी जा सकती है, रिस्पेक्ट भी खरीदी जा सकती है। सर आपके पास बहुत सारे केसेस भी आते होंगे, बहुत सारे लोग भी आते होंगे, जैसे अभी आपने एक वाकया भी सुनाया, तो क्या एडवाइस करते हैं आप उनको, किस तरह वो इन चीज़ों से निकल सकते हैं, अपने रिश्ते बेहतर कर सकते हैं? असल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में महरूमियों का शिकार होते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को कमतर समझते हैं। ये मैं एक मुख्तलिफ बात करने लगा हूँ। जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। अच्छा। जब आपने कोई गलती और गुनाह किया हो और उसको आप छुपाते हैं और उसके डर से, एक्सपोज होने से डरते हैं, ठीक है, तो इनफैक्ट लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए एक टूल है कि आप अपने आप को एक सेल्फ सेंटर्ड होने का पोज करने लगते हैं। वो उसमें मुब्तला नहीं होते, ठीक है, वो उसको एक समझते हैं कि ये हमारा हिसार है। तो इसके गिर्द करीब हम किसी को ना आने को आएगा तो मेरे दिल तक पहुंचेगा या उस राज को जान पाएगा। धीरे धीरे वो इसको लाइफस्टाइल समझने लगते हैं। आप देखें जो पॉलिटिशियन अपनी महरूमियों के साथ जीना शुरू हो जाते हैं, जीने से उसको वो छुपाना चाहते हैं। अच्छा, बहुत से अपने बड़े लोग देखे होंगे ऐसे, वो धड़ल्ले से कहते हैं मेरे अब्बा जी, मेरे दादा बहुत गरीब थे। उनकी इज्जत कम नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो लोग झूठ बोलते हैं वो जद्दी पुश्ती वैसे नहीं होते, पर वो सिचुएशन को कबूल करने पे तैयार नहीं होते। जो उन्होंने कमाया, उन्हें इत्तेफाक से एक पोजीशन मिल गई, अब वो सोचते हैं कि मैं सिर्फ लोग मुझ पे फोकस हों, मेरी कमजोरी पे ना जाएं।
बिल्कुल मेरे पस मंजर में ना जाए। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, दूसरों को माफ करना सीखें और आपकी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी और दूसरे भी आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे। सर हमारे साथ मौजूद थे, अख्तर अब्बास वो मौजूद थे, लाइफ कोच थे। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे शो पर आए हैं और हमें इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं कि हम किस तरह दूसरों को माफ कर सकते हैं, अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं सिर्फ एक दूसरे को माफ करके और खुशियां बांटे एक दूसरे में। क्योंकि मसाइल तो हर कोई देता है, परेशान हर कोई करता है, लेकिन मोहब्बत कोई कोई बांटता है, खुशियां कोई कोई बांटता है। तो आप भी उन लोगों में से बनिए जो खुशियां बांटे। जनाब बहुत सी और बातें करनी है, बहुत से और गेस्ट हैं जिनसे आपको मिलवाना है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नाश्ता वाश्ता आप लोगों ने कर लिया होगा और अब आप सोच रहे होंगे, खास तौर पर जो घर में खवातीन बैठी हुई हैं, अब उनका एक ही अहम मसला है, वो है कि आगे पकाना क्या है, आगे खाना क्या है, हमने आज क्या पकेगा खाने में। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के क्या है अहवाल हैं और महंगाई कहाँ तक पहुंची है। तो हमारे साथ जाहिद आबिद मौजूद हैं जो हमें मार्केट का अहवाल बताएंगे और बताएंगे कि कीमतें आसमान पर पहुंची हैं या कुछ कम भी हुई हैं। जाहिद आबिद बताइए हमें मार्केट के हाल। जी बिल्कुल, इस वक्त लाजमी तौर पर हर घर में यही सवाल होगा कि क्या खाना है और क्या पकाना है, और उसमें आमतौर पर यह देखा जाता है कि जायके के लिहाज से चीज़ का चॉइस किया जाता है। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब चीज़ों की कीमतों का सामने रख के थोड़ा सा फैसला किया जाता है कि आज पकना क्या है, क्योंकि सब्जियों की तरफ से अब थोड़ी सी खुशखबरी हम कह सकते हैं कि सब्जियों की कीमतें अब किसी मुनासिब सतह पर हम कह सकते हैं कि इस वक्त मौजूद है। ज़्यादातर सब्जियों की, ख़ास तौर पर जो सब्ज़ मसाला जात है, उनकी कीमतों में अब काफ़ी बेहतरी देखी जा रही है। इस वक्त जो प्याज हैं वो तकरीबन 40 से 50 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं। जो आलू हैं वो तकरीबन 30 से 40 रुपये फ़ी किलो मार्केट में दस्तयाब हैं। और टमाटर की कीमत भी अब तकरीबन 50 से 60 रुपये फ़ी किलो तक आ चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि सब्ज़ मिर्च जो है वो अभी काफ़ी तेज़ है। उसकी कीमत तकरीबन 250 रुपये तक देखी जा रही है। शिमला मिर्च तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो देखी जा रही है। तो जो दूसरी मौसमी सब्जियां उनकी कीमत भी कदरे बेहतर है। मतलब पालक जो है 30 रुपये, साग जो है 40 रुपये, मेथी जो है वो तकरीबन 50 से 60 रुपये फ़ी किलो, साग भी तकरीबन 40 रुपये फ़ी किलो है। तो एक ऐसी सूरत है जिसमें सब्जियों की तरफ से थोड़ी सी बेहतरी है और खातून खाना लाजमी तौर पर एक बेहतर अंदाज में जज कर सकती हैं कि आज क्या पकना है। लेकिन अगर गोश्त की तरफ जाना है तो बीफ और मटन तो पहले ही खैर एक आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं आम आदमी के लिए या जो मेहनत कश तबका है उनके लिए। सिर्फ चिकन बचता था। चिकन की कीमत में वही हल्की फुल्की जो तेजी और मंदी है वो सिलसिला बदस्तूर जारी है। मसलन आज जो चिकन की कीमत है। ठीक है जी जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें मार्केट के सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि कौन सी चीज़ महंगी हुई है और कौन सी चीज़ कम हुई है। तो आपका बहुत शुक्रिया जनाब। आगे बढ़ना है हमने और इस सेगमेंट में बहुत सारी बातें करनी है और बहुत एक अच्छे गेस्ट हैं जिनसे आपसे मिलवाना है जिनको। तो कहते हैं कि सफर वसीला-ए ज़फर होता है, यानी सफर करें, दुनिया देखें और बहुत कुछ सीखें। मुख्तलिफ कल्चर के मुख्तलिफ लोगों से मिलिए और नई नई जगह देखिए और जिंदगी के नए मानी तलाश कीजिए और खुद को भी एक्सप्लोर कीजिए। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही खुशकिस्मत शख्स से करवाना चाहते हैं जिन्होंने 85 मुमालिक की सैर कर रखी है और वो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं शुएब गंडापुर हैं जिन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया है। शुएब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। शुएब, लोग सोचते हैं कि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बाहर जाएंगे और आप तो 85 कंट्रीज इस पे एक्सप्लोर कर चुके हैं। कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये सोच क्या थी? बस ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करना मुश्किल तो होता है मगर नामुमकिन नहीं होता। उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो पूरी करें तो आप जा सकते हैं। हाँ, ये है कि आप उसके अंदर स्पॉन्टेनियस ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको पहले से प्लान करना होता है आपने जहाँ भी जाना होता है। और ये हुआ क्यों, बस शुरू में काम के सिलसिले में मुझे सफ़र करना पड़ा। असाइनमेंट्स होती थी बाहर की दुनिया में, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो वहाँ से करते करते फिर मुझे शौक हुआ कि मतलब कितने दिलचस्प है दूसरी सकाफतें, दूसरी तहजीबें, दूसरे लोगों को देखना और इससे कितने आपके जो ख्यालात होते हैं, तासुबात होते हैं वो ख़त्म होते हैं और कितना कुछ सीखने को मिलता है।
तो वहीं से बस शौक हुआ और मैं नई नई जगह देखता चला गया। तो शुएब इतना वक्त निकालते कैसे हैं, क्योंकि ये 1 या 2 दिन का तो काम नहीं है कि किसी मुल्क में जाना, उसको एक्सप्लोर करना, उसको अच्छे तरीके से उसका कल्चर भी जानना, तो किस तरह मैनेज कर लेते हैं? बस मैं नौकरी करता रहा, मुलाजमत में था मैं फुल टाइम, और उसके बीच में जो मुझे छुट्टी मिलती थी साल में 1 महीने की छुट्टी, उसको मैं बांट के जो है ना, कभी वीकेंड के साथ 2-3 दिन मिला लिए और कभी 1 हफ्ता प्लान कर लिया, कहीं चले गए। फिर मुझे जॉब भी मेरे मुख्तलिफ जगहों पे रही, मिडिल ईस्ट में मैंने काम किया, अफ्रीका में, अमेरिका में और यूरोप में। तो बस फिर वहाँ पे मैं देखता था आसपास जो करीब की जगह हैं जहाँ पे जाया जा सकता है। अगर लंबी छुट्टी होती थी तो फिर मैं लंबे सफ़र पर निकल जाता था। तो मेरे ख्याल में प्लान किया जा सकता है। अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाएं तो आपने वहाँ पे पूरा महीना गुजारना है। करीब की जगह आप हफ्ते में देख सकते हैं, 4-5 दिन में देख सकते हैं, और फिर आपके अंदाज पे मुनहसिर है कि आपने सफ़र किस तरह से करना है। मतलब मैं चूँकि अक्सर अकेले सफ़र करता था और फिर मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं वहाँ के माहौल में घुल मिल के सफ़र करूँ, वहाँ पे देखूँ वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, लोकल लोगों से बात करूँ, लोकल रेस्टोरेंट्स में खाना खाऊँ। तो उसमें आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिल जाता है। तो आपकी तरजीह होती थी कि मैं अकेले ही सफ़र करूँ, अकेले ही पूरी दुनिया देख लूँ? हाँ, मुझे अकेले सफ़र करने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उसमें यह था कि अकेले सफ़र में आप, जिसे कहते हैं, ज़्यादा ओपन टू पॉसिबिलिटीज होते हैं। अगर आप किसी दोस्त वगैरह के साथ सफ़र करते हैं तो आप ज़ाहिर है आपस में मगन होते हैं। आप अकेले होते हैं तो आपको वहाँ पे लोकल लोगों से बात करने का ज़्यादा मौका मिलता है, और ज़्यादा आप, मेरे ख्याल में, एक्सप्लोरेशन या दूसरे लोगों से इंटरेक्शन के लिए ज़्यादा ओपन होते हैं। तो मैंने ज़्यादातर सफ़र अकेले किया है, मगर मैंने दोस्तों वगैरह के साथ भी किया है, वो भी मैंने काफ़ी इंजॉय किया है। मगर अकेले सफ़र की भी मेरे ख्याल में अपने फ़वाइद हैं। हाँ, अपना मजा है अकेले सफर में भी। आप खुद को भी एक्सप्लोर करते हो, आप पूरी दुनिया को भी एक्सप्लोर कर रहे होते हो। शुएब, मुझे बताइए, आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो है ना वो सारा सफर किया है, तो कभी कोई मसाइल भी पैदा हुए, कभी कोई मुश्किलात भी आई? जी, मुश्किलात काफ़ी आती हैं इस तरह से। एक तो यह है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको पहले वीज़ाज़ वगैरह, कभी मतलब हर वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। बहुत से ऐसे पासपोर्ट्स हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक के, जहाँ पे आपको वीज़ास चाहिए ही नहीं होते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। तो एक तो ये है। फिर जिन ममालिक के वीज़ास आपको मिलते हैं, कभी यूँ होता है कि बाकी दुनिया के लिए अगर वो वीज़ा 1 हफ्ते में उनको मिलना है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो जाता है। मतलब वही वीज़ा आपको 3 महीने में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एडिशनल स्क्रीनिंग करनी होती है। फिर ये तो हो गए सफ़र से पहले के मामलात। फिर जब आप जाते हैं वहाँ पे पहुँचने पे भी कभी आपको एडिशनल स्क्रीनिंग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान और ऐसे कुछ दूसरे ममालिक जिनका प्रोफाइल ऐसा बना हुआ है कि जिन ममालिक में आप पहुँचते हैं वो आपको ज़्यादा हाई रिस्क ट्रैवलर्स कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी एडिशनल स्क्रीनिंग का सामना करना पड़ता है। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट, चूँकि मैंने अकेले सफ़र किया, एक सिंगल मेल ट्रैवलर, और जो मेरा नाम और पासपोर्ट पे मेरी जाए पैदाइश वगैरह देख के, तो उसकी वजह से एडिशनल स्क्रीनिंग का कभी सामना करना पड़ा, कुछ वीज़ा रिजेक्शंस का भी सामना करना पड़ा। मगर मैंने उससे मतलब डिसहार्टन नहीं हुआ, मैं सफ़र करता गया कि मतलब रास्ते निकल ही आते हैं। तो शुएब, हमें बताइए, रिसेंटली आप कौन सी कंट्री पे गए थे, कहाँ सफ़र किया है और कितनी देर हो गई है? देखिए, अब तो पिछले 1 साल से तकरीबन सफरी पाबंदियां हैं। मैं लंदन में रहता हूं, तो मैंने काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे पाकिस्तान आया हूं, 1 साल बाद। ये मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है जब से मैंने इतना फ्रीक्वेंट सफ़र करना शुरू किया पिछले 12-13 साल में, क्योंकि इतना ज़्यादा अरसा मैं बगैर इंटरनेशनल ट्रैवल के नहीं रहा। तो इस दौरान मैंने ये किया कि लंदन में रहते हुए मैंने यूके के अंदर की कुछ जगह एक्सप्लोर की जब लॉकडाउन में कमी वाक़ई आई। और इससे पहले इंटरनेशनल ट्रैवल जब मैंने किया था उसको तकरीबन अभी लास्ट ईयर जनवरी में किया था, 2020 में, जब मैं साउथ ईस्ट एशिया गया था, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनाई। तो वो बस आखिरी सफर था, और अभी बस इंतजार है कि। बेहतरीन और सबसे यादगार सफर आपका कौन सा है जो आप याद करके उससे खुश होते हो और उसकी बड़ी अच्छी यादें हो आपके पास? बहुत से हैं, किसी एक का मैं नाम नहीं लूंगा, मगर बहुत से ऐसे मेरे सफर या बहुत से ममालिक सफर होते हैं ना जो आपके दिल के करीब भी होते हैं और आप वो याद भी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा सफर? हाँ, होते हैं। उनमें भी आपको जो जवाब मैं आज दूंगा, शायद कल मैं कोई मुख्तलिफ जवाब दूं। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर जो है ना, जो ख्याल आपके या जो मेमोरी आपकी फ्रेश होती है वही आती है। अब जैसे मैं कुछ मिसालें आपको दे सकता हूँ।
मैं जॉर्जिया में सफ़र कर रहा था, मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था और वहाँ पे उनका एक पहाड़ी इलाके हैं, मेस्तिया, उशगुली, कुछ बहुत खूबसूरत जगह हैं वहाँ पे मैं जा रहा था, मगर वहाँ पे जाने का इतना रास्ता इतना मतलब आसान नहीं था। वहाँ से कई जगह, कई बसें, कई चीज़ें बदल के जानी थी। तो मैं एक वैन में ट्रैवल कर रहा था और वहाँ पे मैं देख रहा था कि लोग आपस में मकामी ज़बान में बातें कर रहे हैं और वो शायद प्लान कर रहे थे। कुछ और ट्रैवलर आए हुए थे पोलैंड से, उन्होंने भी वहीं जाना था, मगर उनकी ज़बान में मुझे सिर्फ उस जगह का नाम सुनाई दे रहा था जहाँ मैं भी जाना चाह रहा था। तो मैंने फिर उनके बीच में पूछा कि आप लोग बार बार इस जगह का नाम ले रहे हैं, आप लोग क्या वहाँ जा रहे हैं? तो उनमें एक आदमी को अंग्रेजी आती थी, उसने कहा हम जा रहे हैं वहाँ पे, आपने चलना है हमारे साथ? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ज़रूर। तो वो ग्रुप था दोस्तों का, 4-5 लोगों का, मैं भी उनके साथ हो लिया। अगले 4-5 दिन मैंने उनके साथ गुजारे, हमने हाइकिंग की, हम इकट्ठे उस एरिया को एक्सप्लोर किया और वो एक इंतहाई खूबसूरत जगह थी। और इस तरह जब सफ़र में आपकी किसी दूसरे मुसाफिरों से या लोकल लोगों से इस तरह मुलाकात होती है और अचानक जब आप जानते भी नहीं हैं और ऐसे जैसे पुरानी दोस्ती और फिर वो दोस्ती कायम रहती है, मेरे ख्याल में वो याददाश्तें जो हैं वो काफ़ी कीमती होती हैं, मतलब आपके लिए और आपकी मेमोरीज में। शुएब, मुझे बताइए कि अब एक्सप्लोर करते हैं और शुएब से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हैं और हमें बता रहे थे शुएब कि वो किस तरह और 85 कंट्रीज़ वो इस वक्त फिर चुके हैं और वहाँ का कल्चर वो देख चुके हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह वो वहाँ पर जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके कल्चर को। शुएब, मुझे बताइए, आप जब जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्वियसली वहाँ का कल्चर भी डिफरेंट होता है, वहाँ की ज़बान डिफरेंट है, लोग अजनबी होते हैं, तो किस तरह एडजस्ट कर लेते हैं खुद को और कभी डिफिकल्ट हुआ? डिफिकल्ट मतलब जब ज़बान नहीं आती आपको और जब आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को अपना मकसद नहीं समझा सकते, तो एक लेवल पे मैं कहता हूँ कि वो मुश्किल होता है, मगर दूसरे लेवल पे उसके अंदर एक अलग किस्म का कनेक्शन बनता है आपका लोगों के साथ। क्योंकि जब आप ज़बान नहीं बोल सकते तो एक तरह से एक डिसेबिलिटी होती है कम्युनिकेशन की, और जब वो डिसेबिलिटी बीच में आ जाती है तो मेरे ख्याल में आप एक ज़्यादा जो कहते हैं ना ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करते हैं, कि वो जैसे कहते हैं ना जो बनावट वगैरह उतर के तो आप इशारों की ज़बान से या वो एक बेसिक लेवल पे आके बात करते हैं। तो उसमें भी मतलब मेरे साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि मैं मोरक्को में एक बार सफ़र कर रहा था और जहाँ पे मैंने जाना था, मैंने फेज़ जाना था, और रास्ते में जो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही थी वो वहाँ तक जा नहीं रही थी, रात को काफ़ी देर हो गई थी और मैं एक दूसरा शहर है वहाँ पे बज़ान, तो रात को वहाँ पहुँचे, अब आगे की कोई गाड़ी मिल नहीं रही थी। तो वहाँ पे मैंने पूछा, जो बंदा मेरे साथ टैक्सी में सफ़र कर रहा था, कि यहाँ पे कोई होटल वगैरह मिलेगा? तो मैंने इशारों में उसको समझाया कि होटल यहाँ पे मिलेगा तो उसने कहा कि हाँ मिल जाएगा, मगर थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा, वो भी इशारों में ही मुझसे बात कर रहा था क्योंकि उसको फ्रेंच और अरबी आती थी, तो उसने कहा कि तुम मेरे पास आके रुक जाओ मेरे घर। तो उसने जिस तरह से मुझे वो समझाया वो सब इशारों में था। तो मतलब कोई जान पहचान कुछ भी नहीं है, मगर शायद वो जब एक महसूस होता है लोगों को कि एक तरह से हेल्पलेसनेस का शायद एहसास, तो उसके अंदर लोग ज़्यादा रीच आउट करते हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। और वो चीज़ इसलिए मुझे मेरे ख्याल में मैंने उन जगहों में ज़्यादा इंजॉय किया है जहाँ पे मुझे न ज़बान पढ़नी आती है, न लिखनी आती है, न बोलना आता है, क्योंकि आप एक ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट कर पाते हैं। अभी तक कितनी ज़बानें आप सीख चुके हैं? 85 ममालिक तो आप फिर चुके हैं, लेकिन कुछ ज़बानें भी तो आपको आती होंगी अब। जी, जब मैं कहीं जाता हूँ तो बुनियादी फ्रेजेस वगैरह वो चीज़ें तो मैं सीख लेता हूँ, मतलब थैंक यू, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड बाय वगैरह वो कैसे कहना है। तो इस तरह की बेसिक्स तो मुझे काफ़ी ज़बानों में जहाँ पे मैंने कुछ वक्त गुजारा हो तो वो तो मैं सीख लेता हूँ। रशिया में मैंने कुछ वक्त गुजारा था, मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया, उनका जो अल्फ़ाबेट है वो मैंने सीख लिया। मगर जैसे कहते हैं कि ज़बान पे पूरा अबूर हासिल करना, कि आप उसमें गुफ्तगू कर सकें, वो इतना जल्दी मुमकिन नहीं होता। उसके लिए आपको ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ता है किसी मुल्क में। मगर फिर भी मैंने जो अपनी मतलब पश्तो मेरी मादरी ज़बान है, उर्दू, अंग्रेज़ी यहाँ से हम सीख के गए। वहाँ पे मैंने स्पेनिश मैंने काफ़ी सीखी क्योंकि मैंने लैटिन अमेरिका में सफ़र किया काफ़ी, स्पेन में कई बार जा चुका हूँ और मुझे उसमें दिलचस्पी भी है। अरबी भी मैंने सीखने में कुछ मेहनत लगाई क्योंकि वहाँ पे भी मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ अरब ममालिक में। और बाकी बस थोड़ी बहुत जितनी मैं सीख सकता हूँ हफ्ते 2 हफ्ते में ट्रैवल करते वक्त, तो वो मैं सीख लेता हूँ। क्योंकि इसमें एक ये बात भी है कि आप जब लोकल लोगों से थोड़ी भी अपनी तरफ से कोशिश करके उनकी ज़बान बोलें
तो मकामी लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ये शख्स आया है कि कहीं और से, मगर ये हमारे कल्चर या हमारी ज़बान को सीखने की कोशिश कर रहा है, उस तरह से हमसे बात करने की कोशिश करता है, तो वो भी एक आपका कनेक्शन बिल्ड करने का एक तरीका होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। शुएब गंडापुर हमारे साथ मौजूद थे, जो 85 ममालिक इस वक्त फिर चुके हैं, उनके सफ़र कर चुके हैं, वहाँ के एक्सपीरियंस के हवाले से हमें बता रहे थे कि उनके कल्चर के हवाले से बता रहे थे। लैंग्वेज चेंज होती है, हर चीज़ चेंज होता है, लेकिन खुद को एडजस्ट किस तरह कर लिया जाता है। आप सफ़र पर जाएं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज हो जाता है। जनाब शुएब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब, आज का जो हमारा शो था वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था आप लोगों के लिए भी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज पर जाके हमें आप बता सकते हैं कि आप और क्या क्या सेगमेंट्स चाहते हैं और क्या क्या चाहते हैं कि हम लेकर आए। तो जनाब, यहाँ पर वक्त हमारा ख़त्म हो गया। कल दोबारा मिलेंगे इसी मकाम पर, इसी वक्त। आपसे अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।